प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे मेवाड़, तो आज अपन मेवाड़ में स्टार्ट इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने बता दिया था। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं गोहिल वंश। ठीक है, मेवाड़ का है गोहिल वंश। कैसे कैसे जैसे इसमें विभाजन है, मोटे मोटे 3 विभाजन है मेवाड़ के अंदर। देखो मेवाड़ का क्या कंपेटिवली जो हिस्ट्री है वो बड़ी है, लंबी है, सबसे वृहद इतिहास है, सबसे वृहद इतिहास है राजस्थान हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें सेगमेंट्स काफी है, तो उसके ऊपर होल्ड बनाने की जो कला है, वैज्ञानिक तरीका, वो क्या है, इसमें 3 अपन इसमें वंश है मोटे मोटे। एक तो गुहिल, ठीक है, जो अपन बेसिक देखेंगे। फिर गुहिल 2 भागों में बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने पिछली वाली के अंदर बताया था वीडियो के अंदर। एक आ जाएगी चित्तौड़ से, चित्तौड़ में जो आएगा वो है रावल शाखा पढ़ेंगे अपन। तीसरी शाखा पढ़ेंगे अपन सिसोदिया या राणा शाखा, ठीक है ना, जो मेवाड़ से रूल करेगी। इस सिसोदिया या राणा शाखा के अंदर फिर वापस 3 विराम आएंगे, जो मतलब 3 अपन को लेके चलने हैं, मोटे मोटे 4 मान लो। जैसे सबसे पहले तो अपन हमीर देखेंगे, ठीक है, हमीर है पहला स्टॉप। तो दूसरा स्टॉप है अपने कुंभा, ठीक है। तीसरा स्टॉप है लाखा, सॉरी कुंभा नहीं, लाखा नहीं, वो अपने सांगा, लाखा तो पहले ही गया, सांगा। और चौथा स्टॉप है महाराणा प्रताप, ठीक है ना। ये 4 स्टॉप अपने सिसोदिया में चलेंगे। सिसोदिया, 4 वर्ड आ रहे हैं, सिसोदिया, और 4 स्टॉप हमीर, कुंभा, सांगार, प्रताप, ठीक है। गोहिल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन वो है बप्पा रावल, बप्पा रावल है ना गोहिल वंश के अंदर। और रावल वंश और चित्तौड़ में देखेंगे अपन, उसमें आएंगे रतन सिंह सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये अपन को 3 तो ये मोटे मोटे, और फिर तीसरे में 4, तो ये 7 स्टेप्स अपन को याद रखने। 1 2 3 तो गोहिल, रावल, सिसोदिया, और फिर सिसोदिया में 4 स्टॉप्स आएंगे, क्या, हमीर, कुंभा, सांगा एंड प्रताप। ये अगर आपको ध्यान है ना, तो आप पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल गोलीगट्ट काम चलेगा। फिर जो प्रताप के बाद चीजें हैं वो बिल्कुल सुलझी हुई हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा अपन पढ़ते जाएंगे और होता जाएगा काम। ओके, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं गोहिल वंश से। तो गोहिल वंश में सबसे पहले शासक अपन देखेंगे गोहिल आदित्य, जो गोहिल वंश के संस्थापक ही हैं। अब इसमें देखो गोहिल वंश के अपन सभी शासक नहीं देखेंगे, अपन जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उन्हीं को देखेंगे। जैसे ये गुवादित्य है, शिलादित्य है, बप्पा रावल है, अलहट है, वही सारे नहीं देखने अपन को, मेन, ठीक है। लिस्ट मैंने ऊपर आपको बताई दी थी पिछले वाले वीडियो में, आप वैसे लिस्ट बना सकते हो। काल अपन देखते हैं बप्पा रावल का 566 से 580, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना अपन को। 566 से 580 संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष, ठीक है। गोहिल वंश का क्वेश्चन अगर अपन से आए कि गोहिल वंश का पूछा है, सिंपल पूछा कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो बप्पा रावल। अभी कुछ भी उसने नहीं लगाया, ना चित्तौड़ लगाया, ना सिसोदिया मेवाड़ कुछ लगाया, केवल क्वेश्चन में पूछा गया है गोहिल वंश का संस्थापक। तो क्या याद है, क्या आंसर अपन को याद रखना है, गोहिल आदित्य, ठीक है, ये गोहिल आदित्य। ओके, गोहिलादित्य। अब देखो ये जो गोहिलादित्य इसके अंदर आ रहा है ना, ये इसको गोहिला अपन गोहिल सेकंड, ये G2 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये दित्य इसके नाम का ही हिस्सा है, गोहिलादित्य। ऐसा नहीं कि गोहिला प्रथम कोई हुआ है, नो, गोहिलादित्य। ओके, गोहिलादित्य याद रखना है ना, गोहिलादित्य 566 से 580, गोहिल वंश का संस्थापक। और किनके सहयोग से, बेलों के सहयोग से मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना करी। मेवाड़ का अपन ने वो आम कोट भी देखा था, राजकीय चिन्ह उसमें भी था, एक तरफ राणा है, एक तरफ भील है, ठीक है। तो उसमें अपने भील दिखा रहा, तो भीलों के सहयोग से गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना करी। राज्याभिषेक कहां कराया उन्होंने, किसने किया, मंडेला भील, है ना, खंडेला नहीं है, मंडेला है। मंडेला भील द्वारा अपना अंगूठा काटकर राज तिलक किया गया, लो जाओ साहब रूल करो, है ना। तो भीलों के सहयोग, भील कौन, मंडेला भील, अंगूठा काट के। ओके, गोहिलादित्य 566 से 580, जितनी बार लिख सको उतनी बार लिखो। गोहिलों की शाखाएं देखो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि मोनोद नैंसी ने, मतलब गोहिलों की 24 शाखाएं बताई किसने, मोनोद नैंसी ने, जिसने नैंसी की ख्यात लिखी है, जिसमें मारवाड़ का इतिहास। और मोनोद नैंसी जो है ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम फर्स्ट के दरबार के अंदर थे, ठीक है साहब। इन्होंने 24 शाखाएं बताई, किनकी 24 शाखाएं बताई है, मेवाड़ में गोहिलों की। तो मेवाड़ में गोहिलों की कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी, ठीक है साहब। दूसरा अपन देखते हैं कि मेवाड़, ये गोहिल जो अपन देख रहे हैं, गोहिलों की 36 शाखाएं किसने बताई हैं, कविराज श्यामल दास ने, ठीक है। तो 24 तो किसने बताई है, मोनोद नैंसी ने। अपन गोहिलों की बात कर रहे हैं, गोहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं मोनोद नैंसी ने। गोहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं, गोहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं किसने, कविराज श्यामल दास ने। तो 24 मोनोद नैंसी, 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं अपने, 24 घंटे भील रक्षा कर रहे हैं मेवाड़ की, 24 घंटे 24 घंटे जिनमें होते नहीं है 24 घंटे, तो मोनोद नैंसी
नैन्सी, नैन्सी 24 घंटे नैन्सी है, मेवाड़, मेवाड़ 24 घंटे प्रताप, मेवाड़ नैन्सी। और 36 घंटे क्या, श्यामल दास, श्यामल 11 6 36, श्यामल दास 6 6, ठीक है, ये 36 है कि नहीं, श्यामल दास 6, श्यामल दास। सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सॉरी 24 है या 36 है, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध जो शाखा थी वो थी मेवाड़ शाखा, ठीक है ना। 24 बताइए अपन ने, या तो 24 है या 36 है, 24 मोड़ोदंश के अनुसार, 36 कविराज श्यामल दास के अनुसार। लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख थी वो मेवाड़ शाखा थी, जिसके संस्थापक गुइलादित्य थे, 566 580, और कौन, मंडेला बीन। अन्य शाखाएं कौन सी देखते हैं अपन मेवाड़ के अलावा, अन्य कौन कौन सी है, चाकसू, चाकसू अपने जयपुर सील की डूंगरी वो है, कल्याणपुर गुजरात है, शिवाजी मराठा है कि नहीं। अभी अपन देखेंगे कैसे शिवाजी, तो क्लाइमेक्स अपन जैसे देखते हैं, उससे पहले अपन जैसे देखेंगे कि लक्ष्मण सिंह के दो बेटे हरि सिंह, अजय सिंह के फिर अपने सज्जन सिंह वो चला जाएंगे महाराष्ट्र, और फिर उनके महाराष्ट्र के अंदर वो रहेंगे, और शिवाजी ने अपने आप को वंशज इसलिए मेवाड़ से इसी कारण से बताया। तो जब रतन सिंह पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये सारी क्या, ये गोइलों की शाखाएं ही हैं। मेन तो सबसे मेवाड़ की 24 थी, मोहम्मद के साथ 36, श्यामल दास के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ की। अन्य चाकसू अपन देखते हैं, कल्याणपुर देखते हैं गुजरात, चाकसू तो जयपुर, सील डूंगरी, कल्याणपुर गुजरात, और शिवाजी महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना आपने। आप अपन देखते हैं कि गुहादित्य जो थे, गुहादित्य उनके पिता कौन थे, शीलादित्य प्रथम, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देखो दित्य नाम का हिस्सा है और प्रथम अलग अपन लगाएंगे। तो शीलादित्य प्रथम किनके पिता थे, गुहादित्य, गुहादित्य के, ऐसे याद रखना है। तो जीडी में लिख रहा हूं, 2 नहीं लिख रहा हूं, तो याद रखना है शीलादित्य प्रथम पिता थे किसके, गुहादित्य। क्योंकि अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये प्रथम इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अपन अगला शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है शीलादित्य सेकंड, शीलादित्य द्वितीय, इसलिए। तो क्या क्रम देखेंगे अपन, शीलादित्य प्रथम, गुहादित्य, और फिर शीलादित्य द्वितीय, ऐसे। तो ये एचडी लिखना है, एचडी का मतलब द्वितीय जो ये नाम का हिस्सा है, शीलादित्य फर्स्ट, गुहादित्य, फिर शीलादित्य द्वितीय, ऐसे। तो ये क्रम याद रखना अपन को बिल्कुल, ठीक है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में आप। पिता शीलादित्य प्रथम वल्लभी गुजरात के शासक थे, कहां के शासक थे, वल्लभी गुजरात के शासक थे। तो अपन ने देखा सर गुजर प्रतिहार भी गुजरात से निकले, ये भी वल्लभी गुजरात से, बिल्कुल ऐसे याद रखना अपन को, वल्लभी है ना, वल्लभी, ठीक है साहब। ये वल्लभी गुजरात अपने नॉर्दर्न गुजरात में पड़ता है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है उस साइड, वल्लभी गुजरात के शासक वल्लभी, ठीक है। माता का नाम क्या थी, पुष्पावती, पुष्पा नहीं है, पुष्पा आई हेट टीयर्स वो नहीं है, पुष्पावती। चंद्रावती आबू परमार राजकुमारी, ठीक है। चंद्रावती अपन ने देखा था सिरोही के, जो मैंने आपको बताया, पहले परमार बताए है ना, फिर उसके बाद पहले तो अपन ने परमार देखा, फिर उसके बाद देवड़ा चौहान देखा, सारा था ही, तो परमारों में है, ठीक है। परमार राजकुमारी क्या, क्योंकि देखो चौहान तो बाद में है, देवड़ा चौहान पहले तो, वो तो 11वीं शताब्दी के बाद देवड़ा चौहान सिरोही में, तो उसके बाद तो परमार ही थे, है ना। वो अपना अग्निकुंड, गुरु वशिष्ठ, आबू, और आबू के प्राचीन नाम चंद्रावती, परमार राजकुमारी, ठीक है। पुष्पावती, तो अपने यहाँ पे क्या देखा कि गुहादित्य के पिता शीलादित्य प्रथम और माता पुष्पावती, ओके। और पिता कहाँ के राजा थे, शीलादित्य प्रथम कहाँ के राजा थे, वल्लभी गुजरात के, ये याद रखो, वल्लभी गुजरात के, यहाँ वल्लभी गुजरात के शासक थे पिता, ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ रहे हो। अब क्या है, अब देखो आप एक कॉन्सेप्ट समझो, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि गुहादित्य के नाम में ये गुहा जो आ रहा है ना, गुहा मतलब गुफा, 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 गुहा, ये क्या है, देखो आप ये समझो कि पुष्पावती जब अंबा माता बनासकांठा गुजरात के दर्शन करने आई हुई थी, भाई बनासकांठा जिला है अपने गुजरात के अंदर, वहां अंबा माता का मंदिर है, आज भी है, बहुत फेमस है। ज्यादातर टूरिस्ट जैसे राजस्थान के जब जाते हैं माउंट आबू और फिर अंबा माता जाते हैं, गुजरात के टूरिस्ट जब माउंट आबू आते हैं तो पहले अंबा माता जाते हैं और फिर अपने माउंट आबू आते हैं। तो ये दोनों ट्विन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आबू पर्वत और अंबा माता, है ना। आबू पर्वत सिरोही में अपने राजस्थान में, और अंबा माता बनासकांठा गुजरात के अंदर है, ठीक है साहब। तो वल्लभी गुजरात की ये रानी थी, क्योंकि भाई इनके पति राजा थे वल्लभी गुजरात के, वहां से ये अंबा माता बनासकांठा जिला गुजरात में दर्शन करने आई थी, अंबा माता की आई थी साहब। तो उन्हें जब वो दर्शन करके वापस लौट रही थी तो उन्हें क्या सूचना मिली कि उनके पति शीलादित्य प्रथम की पराजय का समाचार मिला, ठीक है। बलोचियों से युद्ध हो रहा था उनका और वहां ये हार गए थे शीलादित्य प्रथम, ठीक है, और उनको मार दिया गया था, समाचार मिला। तो वे सती होने के लिए तैयार हो गई, कौन, पुष्पावती, आई हेट टीयर्स, वो सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो शास्त्रों के अनुसार
गर्भवती महिला को सती होने की इजाजत नहीं होती। तो साहब वो सती नहीं हुई, ठान तो ली थी उन्होंने, देखा वापस जाके मैं क्या करूंगी वल्लभी गुजरात, वहां तो मेरा साम्राज्य नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है शिलादित्य प्रथम की, अब मैं रानी रही नहीं, अब मैं वहां जाऊंगी तो मेरा तो सम्मान ही खतरे में, तो सती होना ज्यादा उचित है। लेकिन चूंकि गर्भवती थी तो सती होना अनुचित था। ठीक है, भला अनुचित क्या, अवैध था, शास्त्रों के अनुसार संभव ही नहीं था, सती होने के लिए तैयार हो गई, परंतु गर्भवती होने के कारण उन्हें सती होने से रोक लिया गया, अधर्म। ठीक है, रोक लिया गया, सती हो जाती तो अधर्म हो जाता। संतान को जन्म देने के बाद संतान को ब्राह्मण पुजारी को सौंप दिया, वह जंगल में विलीन हो गई। ठीक है, संतान को तो जन्म दिया, फिर जंगल में विलीन हो गई। अब ब्राह्मण पुजारी ने देखा कि यार मलेच्छ जब शिलादित्य प्रथम को मार के इसकी रानी को ढूंढेंगे, ठीक है, और वो रानी की संतान को ढूंढेंगे, तो ब्राह्मण ने देखा संतान मेरे पास रहेगी तो मेरे भी खतरा उत्पन्न है। तो उस ब्राह्मण पुजारी ने क्या किया, वो संतान को, शिलादित्य प्रथम और पुष्पावती की संतान को गुफा के अंदर छोड़ दिया, और गुफा में ऑटोमेटिक उसका लालन पोषण होता रहा। किसका, उस बच्चे का। देखो आप विडंबना, गुफा में वो बड़ा हुआ, जंगल बुक मोगली देखा आपने, तो आप सोचोगे यार कैसे बड़ा हो सकता है गुफा में, मोगली नहीं, जानवरों को बघेरा के बीच में और वो शेर चीतों के बीच में बड़ा नहीं हुआ जंगल बुक में, ऐसे। ठीक है, और वो जंगल में विलीन हो गया। ब्राह्मण पुजारी ने दुश्मन के डर से इस संतान को पालन पोषण गुफा में किया, छोड़ गया वो तो, और ऑटोमेटिक को पालन पोषण होता गया, ब्राह्मण तो छोड़ गया, गुफा में किया, इसलिए बालक गुहादित्य कहलाया। ये किसने ऐसा बताया अपन को, जेम्स टॉड ने बताया। ठीक है, तो गुहा में लालन पोषण हुआ, कुछ ब्राह्मण ने किया, कुछ जानवरों ने किया, कुछ प्रकृति माँ ने अपने आप किया। मेन माँ तो छोड़ गई, लेकिन प्रकृति माँ तो कभी साथ नहीं छोड़ती, ऐसे। ठीक है, हो गए जन्म, पूरे बच्चे हो गए, तो फिर इसलिए इनका नाम पड़ गया गुहादित्य। अब आप समझे, वापस मैं बताता हूं, है ना, पहले, है ना, यहां तक ये समझ गए आप, है ना। अब देखो अगले शासक आ रहे हैं शिलादित्य, ठीक है ना, जिनका काल है अपने क्या 646 से 661। ठीक है, अभी अपन ने देखो यहां देखा 566 से 580। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक आ रहे हैं शिलादित्य, ये शिलादित्य 2 है ना, शिलादित्य सेकंड, ऐसे ये 2 और लिख लेना, 2, इनका काल है 646, तो बीच में करीबन 100 साल गैप है, लेकिन अपन को सभी एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है साहब, अगले शासक जो अपन इंपॉर्टेंट देखेंगे वो शिलादित्य द्वितीय है। ठीक है ना, इसलिए मैं वापस आपको वही चीज बता रहा हूं जो थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या, देखो क्या क्रम कैसे चलेगा, ये क्रम कैसे चलेगा, शिलादित्य प्रथम के बेटे होंगे कौन, गुहादित्य। गुहादित्य के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट शासक अपन देखेंगे वो है क्या, शिलादित्य, है ना। तो पिता के रूप में जो है उनको शिलादित्य फर्स्ट लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि जब बाद में अपन शिलादित्य पढ़ेंगे वो सेकंड है, तो आप समझोगे कि यार शिलादित्य जो है ये अपने गुहादित्य के पिता है या उनके बाद इंपॉर्टेंट शासक है, तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, और ये होता है, बुक्स पढ़ते हैं तो होता है, उसमें क्लियर नहीं है, दोनों जगह शिलादित्य लिख दिया, पिता के रूप में शिलादित्य और फिर गुहादित्य के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक देखते हैं उसका भी नाम शिलादित्य। तो यार दो शिलादित्य, एक व्यक्ति दो रोल कैसे अदा कर लेगा, संभव नहीं, और दोनों के बीच में करीबन 100 साल का फर्क है, तो इश्यू है कि नहीं है, तो इसलिए अपन को ध्यान देना है इस चीज का। ठीक है ना, ये चीज है, शॉर्ट एंड स्वीट बात है, ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, उलझना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वो आपकी सफलता के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके साहब, ये अब अभी अपन ने देख लिया, देखो इसकी रानी थी पुष्पावती। ठीक है, सतियों ने मतलब पहले दर्शन होने आई, दर्शन करने आए अम्बा माता के, दर्शन महंगे पड़ गए, पता चला कि भाई पति इज नो मोर, सती हो रही थी, होने दिया, गर्भवती थी, संतान को जन्म दिया, ब्राह्मण को सौंप गई, ब्राह्मण को भी डर लगा, ब्राह्मण ने वो संतान गुफा में छोड़ दी और वहां लालन पोषण हुआ, वो संतान गुहादित्य। फिर इंपॉर्टेंट शासक अपन देखेंगे शिलादित्य द्वितीय, ऐसे है। ठीक है, ये है, तो ऐसे याद रखने की कोशिश करनी है, जो मैं कोशिश समझा सकता था पूरा वो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब कोशिश आपको करनी है प्यारे बच्चे, समझने की और याद करने की। ठीक है साहब, अब अगला शासक अपन पढ़ रहे हैं शिलादित्य द्वितीय। ठीक है, इसको SD2 आप लिख लो। काल क्या देखते हैं, मतलब ये जो ऊपर लिखे हो ना ऐसे, ये तो माइक्रो है इसके, जो आपको मदद करेगा, ऐसे बना लो। गुहादित्य की मैंने माइक्रो ऐसे लिख रखे थे फर्स्ट लाइन में, काल है 646 से 661, है ना। शिला गुहादित्य के बाद प्रमुख शासक देख रहे हैं अपन, क्रम से नहीं देख रहे हैं, प्रमुख शासक। ठीक है, मेवाड़ में गोइल वंश का ये 5वां शासक था, याद रखो 5वां शासक, है ना। इसकी स्रोत, इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है, सामोली या सांबोली अभिलेख। ठीक है, सांबोली कहां है, ये भोमट तहसील उदयपुर में है। ठीक है, भोमट तहसील अपन देखते हैं नीचे की तरफ है। आज तो जैसे ये जो हिस्सा है भोमट तहसील वाला वो सलमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नए जिले बने अपने 4 अगस्त 2023 को घोषणा लागू की गई,
उसके बाद ये नया जिला और आज तो ये उसमें बोमट तहसील उसमें सिलमपुर के अंदर गया, ठीक है ना। लेकिन यहां मैं आपको समझाता हूं ये पांचवा शासक। अब देखो पांचवा शासक है ना। अब देखो मैंने आपको पिछली फाइल के अंदर, पिछली फाइल में अपन ने मैंने आपको ये लिस्ट दी थी। अब देखो ये है वंशावली गुहिल, ठीक है, वंशावली गुहिल, गुहिलादित्य, इसके पिता थे शीलादित्य फर्स्ट, ये मैंने समझाया अभी, और माता थी पुष्पावती, ठीक है साहब। पहले शासक हो गए गुहादित्य, दूसरे हो गए भोज, तीसरे हो गए महेंद्र प्रथम, चौथे हो गए नागदित्य और पांचवे हो गए शीलादित्य द्वितीय। ये लिखा हुआ है यहाँ से ऐसे, ठीक है। पांचवे ये, छठे अपराजित, सातवें महेंद्र, आठवें कालभोज। फिर अगले शासक पढ़ेंगे अपन ये कालभोज, ठीक है साहब। फिर उसके बाद अपन अगले शासक पढ़ेंगे ये नीचे है, आठवें तो ये हो गए। फिर आएगा अलहट, ठीक है ना, कालभोज, कालभोज के बाद अपन देखेंगे ये यहां आएगा अलहट, ये अलहट नौकरशाही का जन्म, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपन सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं भाई, सीक्वेंस में तो देख रहे हैं लेकिन क्रम से नहीं देख रहे हैं, एक तरह से मतलब फ्लो में नहीं देख रहे हैं। अभी ये गुहादित्य गोहिल अपन ने देख लिया, अब ये शीलादित्य शासक देख रहे हैं जो कि पांचवा शासक है गुहिल वंश का, 4 और ये 5 ऐसे। 566 से 580 ये था, अब 646 666 सामोली अभिलेख जो मैंने बताया आपको, बोमट तहसील उदयपुर सलमपुर, ठीक है ना। तो ये लिस्ट याद रखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस लिस्ट के अनुसार आपको क्रम ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूं ये लिस्ट आराम से, तो अपन देखते हैं अब शीलादित्य द्वितीय 640 से 661, ओके, ये शीलादित्य। आ जाओ, काल है 646 661, कोई खास बात नहीं, पांचवा शासक है, ये भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पांचवा उस लिस्ट के अंदर इसे ध्यान रखो, मैंने जो आपको बताया वैसे, ठीक है। सांबोलिया, सांबोली अभिलेख इसकी जानकारी देता है। प्राप्ति स्थल सांबोली गांव, बोमट तहसील उदयपुर, ठीक है साहब। समय 646 का, भाषा व लिपि संस्कृत तथा लिपि कुटिल है, कुटिल लिपि, ठीक है। समकालीन राजा कौन, समकालीन राजा शीलादित्य, मेवाड़ के गुहिल वंश का पांचवा शासक के काल का, मतलब ये अभिलेख किसके काल का है, गुहिल वंश का जो पांचवा शासक है जिसका नाम शीलादित्य SD2 है, शीलादित्य द्वितीय, उसके काल का है, ठीक है। और ये गुहिल वंश की जानकारी देता है, कहने का मतलब ये गुहिल से लेकर, गुहिलादित्य से लेकर शीलादित्य द्वितीय तक की शासकों की जानकारी देता है और बताता है कि गुहिल वंश का पांचवा शासक हुआ था जिसका नाम शीलादित्य द्वितीय था, समझ गए। अब देखो इसमें एक जेतक मेहतर है ना, जेतक मेहतर, ठीक है। ये मेहतर क्या था, मेहतर ये सार्थवा थे, ठीक है ना। सार्थवा क्या होते हैं, जैसे जो घुमंतु व्यापारी होते हैं उनका जो प्रमुख होता था उसको मेहतर बोलते थे, तो एक जेतक नाम का मेहतर हुआ है, ठीक है, सार्थवा, है ना। ये मेहतर क्या था, ये सार्थवा थे, सार्थवाहा, सार्थवा क्या, घुमंतु व्यापारियों का जो प्रमुख होता था उसे सार्थवा बोलते थे, हेड ऑफ नोमैडिक मर्चेंट्स, ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये जेतक मेहतर क्या है, वटनगर बसंतगढ़ सिरोही के महाजनों का समुदाय रहता था, जो कालांतर में बसंतगढ़ से मेवाड़ आकर बस गए। क्या पहले ये सिरोही के अंदर थे लेकिन सिरोही से ये मेवाड़ आके बस गए, व्यापारियों का समूह, ठीक है साहब, सिरोही में थे और मेवाड़ आके बस गए। सिरोही का मतलब आज वर्तमान अपन देखते हैं सिरोही, मैंने बताया था अपन ने पिछले साल पिछले वीडियो के अंदर मेवाड़ वो सिरोही देखे, परमार और देवड़ा चौहान देखे थे, तो सिरोही से मेवाड़ आके बस गए, सिरोही से उदयपुर आ गए। हाथीगुंडा पास देखते हैं अपन, हाथीगुंडा दर्रा, वो तो सिरोही से किधर आ गए, ये अपने उदयपुर आ गए, मेवाड़ की तरफ आ गए, ध्यान रखो। और मेवाड़ का मतलब अभी अपन पढ़ रहे हैं ये नॉर्दर्न उदयपुर और साउदर्न जो अपने राजसमंद है वो वाला एरिया है ना, बनास नदी का जो उद्गम क्षेत्र है उसके आसपास खमनोर वाला क्षेत्र है, इस जगह की बात। तो सिरोही से व्यापारिक, सिरोही मतलब सिरोही में कहा, बसंतगढ़ सिरोही से, मतलब वड़नगर बसंतगढ़ सिरोही एक ही बात है। सिरोही से ये लोग कहां आ गए, ये लोग आ गए अपने मेवाड़, ठीक है साहब, इतना समझना है, आ गए। फिर महाजनों के प्रमुख को बोलते हैं मेहतर, जैसे मैंने बताया, जिसका नाम जेतक था। तो जेतक चूंकि मेहतर था, मेहतर मतलब व्यापारियों के हेड था, व्यापारियों के समूह का हेड था, तो उसका पूरा नाम हो गया जेतक मेहतर। तो जेतक मेहतर ने क्या किया, मेवाड़ में अरण्य वासिनी का मंदिर बनवाया। अरण्य मतलब जंगल की जो रानी है, जंगल की जो देवी है, उसका मंदिर बनवाया जेतक मेहतर ने, ठीक है साहब। कालांतर में इस मंदिर को जावर माता का मंदिर, खान रक्षक माता कहा जाने लगा, ठीक है। जावर की जो अपन खान देखेंगे वो तो लाखा के समय मिलेंगी, ठीक है ना। लाखा जब अपन सिसोदिया शाखा पढ़ेंगे उसमें आएगा लाखा का पुत्र मोकल, देन कुंभा, देन रावलुदा, वो सब देखेंगे, ठीक है साहब। तो अरण्यवासिनी का मंदिर बनाया और फिर इसी मंदिर को कालांतर में जावर माता का मंदिर कहा जाने लगा। जावर माता में अपन देखेंगे जावर जागीर के रूप में मिला था वागेश्वरी, है ना, कुंभा की जो रानी, कुंभा की जो पुत्री थी उनको वागेश्वरी,
ठीक है, पूरा डिटेल में अपन देखेंगे कि कैसे वो गुजरात में उनकी शादी हुई, फिर आई, तो फिर आने के बाद मेवाड़ आने के बाद उनको जागीर मिली थी ये अपने जावर की, देखेंगे अपन कुंभा देखेंगे जब देखेंगे बागेश्वरी उतरी थी कुंभा की। ठीक है साहब, तो अब अपन ने यहां तक क्या देखा, अपन ने देखा कि जेतक मेहतर नाम का एक सार्थ हुआ था जो पहले सिरोही बड़नगर वटनगर बड़नगर या बसंतगढ़ ये देख रहे हैं अपन, बसंतगढ़ सिरोही में रहते थे वो लोग। सिरोही से, सिरोही में व्यापार ज्यादा नहीं चला तो सिरोही से वो लोग आ गए कहां, मेवाड़, और मेवाड़ में आके अरण्यवासिनी का मंदिर बनाया जो बाद में जावर माता का मंदिर खान रक्षक देवी के रूप के अंदर जाने लगा। ऐसे ये जेतक मेहतर यहाँ है। ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, ये जानकारी अपन को सांबोली अभिलेख बताते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा उत्तरी उदयपुर और जावर माइंस आज अपन देखते हैं। जावर माइंस की लोकेशन देखो किधर है, जावर तहसील उदयपुर में दक्षिण की तरफ है ना, तो ये सारा एरिया वही है। सांबोली अभिलेख मिला कहां से, भोमट से मिला है, भोमट है ना, तो भोमट भी कहां है, दक्षिण उदयपुर में। तो जैसे मैं बता रहा था, जो इस समय जैसे अपन जो उदयपुर देख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीन में उत्तर वाला है और थोड़ा बहुत सीन में दक्षिण वाला है। तो ये उदयपुर का मतलब ये मेवाड़ की ये बात है। अभी पूरा उदयपुर जैसे अपन देखते हैं मेवाड़ की यहाँ गुइलों की बात यहाँ है। अभी चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ तो राब शाखा बहुत बाद में आएगी, करीबन यहाँ से 600 साल बाद में, 500 साल बाद में इसके। ठीक है ना, ऐसे तो यहाँ अपन को जा रहे हैं सिरोही से आके ये उदयपुर में आ गए मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में जावर माइंस के आसपास। ठीक है, ये पूरा ठीक है ना। जेतक मेहतर, तो जेतक मेहतर की कहानी अपन को सांबोली अभिलेख बताता है। सांबोली अभिलेख है शिलादित्य द्वितीय के समय का। तो शिलादित्य द्वितीय के समय जेतक मेहतर सिरोही से आगे मेवाड़ में बसे थे और अरण्यवासी जावर माता का मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। ये देखो अब आप देखोगे ना माइक्रो के रूप में देखोगे तो लिखा हुआ है। तो सांबोली अभिलेख जेतक मेहतर का मतलब शिलादित्य द्वितीय का, जेतक मेहतर आया इसके समय कहां से, सिरोही से। सिरोही से कहां है, मेवाड़ आए। ठीक है, अरण्यवासी का मंदिर बनाया जावर, उस अरण्यवासी मंदिर को जावर माता खान रक्षक माता कहा जाने लगा। फिर देखो 18 गायक, ये देखेंगे अपन इसके दरबार के अंदर 18 गायक और इसके सिक्के आगरा से मिले। देखो मतलब ये जो मंदिर है ना, मंदिर, ये मंदिर कौन सा, अरण्यवासिनी का मंदिर, इसमें 18 प्रकार की शैलियों का गायन होता था। और मंदिर निर्माण के बाद जेतक ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। और सिक्के मतलब शिलादित्य द्वितीय के सिक्के आगरा से मिले और वहां को श्री गोहिल अंकित 200 सिक्के मिले आगरा से 1869 के अंदर। ठीक है ना, तो देखो यहां तक अपन ने क्या समझा, यहां तक अपन ने देखा कि अरण्यवासिनी का जो मंदिर बनाया उस मंदिर में 18 प्रकार की शैलियों का गायन होता था। ठीक है साहब, तो ये तो हो गया अपने अरण्यवासी के मंदिर तक ही। फिर शिलादित्य द्वितीय के अपन को सिक्के मिले आगरा से जिन पर श्री गोहिल अंकित है, आगरा है ना। सिक्कों के हिसाब से ये आगरा और भरतपुर बयाना से अपन को गुप्तकालीन सिक्के मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्षेत्र, भरतपुर आगरा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज बाउंड्री अलग अलग राज्यों की, राजस्थान में भरतपुर है, अपने बयाना भरतपुर में ही है, और आगरा अपने यूपी में, लेकिन पड़ोसी है। ठीक है ना, तो ऐसे ये आगरा से सिक्के मिले। तो ये आगरा से किस गोहिल शासक के सिक्के मिले, शिलादित्य के। सांबोली अभिलेख किसका है, शिलादित्य का। ठीक है, अरण्यवासिनी मंदिर किसके समय बना है, शिलादित्य द्वितीय का, है ना। तो अपन माइक्रो देख रहे थे, तो माइक्रो के रूप में अपन ने क्या देख लिया यहाँ पे, ये जावर देख लिया, खान रक्षक देख लिया, 18 गायन देख लिए और आगरा देख लिया, समझ गए। तो ये शिलादित्य द्वितीय देख लिया अपन। तो समझने वाली बात है शिलादित्य द्वितीय की, वो है अपने सांबोली अभिलेख। ओके, और जेतक मेहता। फिर नेक्स्ट अपन आएंगे बप्पा रावल। ओके, बप्पा रावल, यहां तक अपन ने 2 देख लिए। ठीक है, यहां तक अपन ने क्या 2 देखे, गोहिलादित्य देखा, गोहिलादित्य के अपन ने क्या देखे, इसमें देखो मैं आपको माइक्रो के रूप में बताता हूँ। मूल पुरुष बोला है गोहिलों का, 24 प्रकार के गोहिल की जो शाखा बताई है 24 बताई, मुनोद नैन्सी ने 36 बताई, कविराज श्यामल दास ने। ओके साहब, शिलादित्य प्रथम यहाँ लिखो ना, शिलादित्य प्रथम इनके पिता थे गोवादित्य के, और माता जो थी पुष्पावती थी। पुष्पावती अंबा माता के दर्शन करने कहाँ आई थी, अपने बनासकांठा गुजरात। लेकिन दर्शन करके जब वो वापस लौट रही थी तो उनको सूचना मिली कि योर हस्बैंड इज नो मोर, बलेच्छों से लड़ते समय वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो पुष्पावती सती होने की कोशिश कर रही थी, सती होने जा रही थी, लेकिन चूंकि वो गर्भवती थी तो उन्हें सती होने नहीं होने दिया गया। फिर उन्होंने संतान को जन्म दिया और फिर जंगल में विलीन हो गई। वो संतान उन्होंने सौंप की किसको गई थी, एक ब्राह्मण को सौंप गई थी, लेकिन ब्राह्मण को दुश्मनों का डर लगा तो ब्राह्मण ने उस संतान को गुफा में रख दिया और वहीं कुछ उसने लालन पोषण किया संतान का और कुछ प्रकृति माँ ने किया। संतान बड़ी हुई, चूंकि संतान बड़ी जब हुई या उसका जो बचाव हुआ, संतान ने जो जड़ पकड़ी अपना बचाव किया वो गुफा में किया, इसलिए संतान का नाम पड़ गया गुहादित्य। ओके, ये है गुहापति। और फिर शिलादित्य अगले अपन ने इंपॉर्टेंट शासक देखे जो कि 5वां शासक था और उसका समय का है संबोली अभिलेख, जो कि हमें जेतक मेहतर की जानकारी देता है, जो
बसंतगढ़ सिरोही से आके बसे थे मेवाड़ में जावर झील के आसपास और वहां अरण्यवास जावर क्षेत्र के आसपास, और जहां फिर उन्होंने अरण्यवासिनी का मंदिर बनाया था जिसे खान रक्षक देवी भी कहा जाता। समझ गए साहब? तो ये बेसिक था। एक दो अपन ने गुहिल वंश देखा, पहला ही सेगमेंट चल रहा अपन ने, उसमें अपन ने क्या देखा? अपन ने शिलादित्य देखा, सबसे पहले तो गुहादित्य देखा और फिर शिलादित्य द्वितीय देखा। ठीक है, शिलादित्य पूरा बोलो, शिलादित्य प्रथम गुहादित्य के पिता हैं, और शिलादित्य द्वितीय कौन है? गुहादित्य के बाद अगले प्रमुख शासक हैं जो कि गुहिल वंश के 5वें शासक हैं। गुहिल वंश के 5वें शासक का नाम है शिलादित्य द्वितीय, गुहादित्य के पिता का नाम है शिलादित्य प्रथम। ऐसा क्लियर कट बोलो, तभी देखो समझ में आएगा। कंजूसी करोगे, गप 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 करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपकी मदद मेरे प्यारे बच्चों नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? ऐसे समझ गए यहां तक? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन? बप्पा रावल। बप्पी लहरी नहीं देखेंगे, बप्पा रावल है। ठीक है, बप्पा रावल जो गुहिल वंश के 8वें प्रमुख शासक होंगे। मतलब प्रमुख शासक तो तीसरे गुहिल वंश में क्रम में अपन देखें तो 8वें शासक होंगे गुहिल वंश के। ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखे 5वें शिलादित्य द्वितीय, ऐसे अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन? बप्पा रावल। ओके ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों अब अपन देखेंगे नेक्स्ट शासक बप्पा रावल। ओके, बप्पा रावल। ठीक है, तो बप्पा रावल में जैसे पहले वंशावली मैंने आपको बताई थी, सारी आपने देखी थी। ठीक है ना? और बप्पा रावल अपन गुहिल वंश में ही अभी चल रहे हैं, गुहिल वंश में अपन देखेंगे बप्पा रावल। ओके ओके, अब देखो पहले तो बप्पा रावल का जैसे टेन्योर है वो यहाँ ये लिखा हुआ है 728 से 53। पहली चीज तो ये है, गुहिल वंश अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुहादित्य अपन ने देखा, शिलादित्य द्वितीय देखा अपन ने ना, HD2 यहां तक देख लिया। और कैसे कैसे देखा मैंने बताऊं, देखो सबसे पहले सीरियल देखे, सबसे पहले गुहादित्य है ना, गुहादित्य। सेकंड इज भोज फर्स्ट, थर्ड इज महेंद्र, फोर्थ इज नागदित्य, फिफ्थ इज शिलादित्य द्वितीय जो देखा अपन ने। छठा है अपराजित, सेवंथ इज महेंद्र एंड एट्थ इज काल भोज या बप्पा रावल। ठीक है, तो गुहिल वंश का 8वां शासक है कौन? काल भोज या बप्पा रावल। दोनों व्यक्ति एक ही हैं, केवल और केवल रणकपुर प्रशस्ति ऐसा सोर्स है जो कि इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताता है। ठीक है, ड्यूरेशन ये लिखे हुए 728 और 8वें क्रम का शासक है ये गुहिल वंश के अंदर। ठीक है, इतनी चीज अपन को बेसिक यहां तक समझ में। फिर एक मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि गुहिल वंश अपन देख रहे हैं, गुहिल वंश के अंदर अपन ने प्रमुख शासक सबसे पहले गुहादित्य देखा था, फिर HD2 देखा था, शिलादित्य द्वितीय, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक अपन देख रहे हैं कालभोज या बप्पा रावल। तो यहां तक तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अब अपन डिटेल देखते हैं कालभोज या बप्पा रावल की। ओके ओके, आ जाओ। ये 8वें वाली जो लाइन आएगी ना कि 8वां वंशज है, तो गुहिल वंश का 8वां वंशज, इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है। ये अपन यहां पढ़ेंगे, ये बप्पा रावल आगे या। अब ये जो है ना ऊपर, ये तो अभी माइक्रो है, ये अभी लास्ट में इनसे रिवीजन करेंगे। पहले यहां से अपन देखते हैं, पहले मेन पढ़ लें उसके बाद पढ़ लें, क्या दिक्कत है। मूल नाम कालभोज है ना, क्या मूल है। ठीक है, और बप्पा रावल अमूल है, जो समझ लो। मेन तो है क्या? कालभोज, और फिर बप्पा रावल भी नहीं कहना है। क्रमांक गुहिल वंश का 8वां शासक, ये आगे ना। ठीक है, यही चीज बताने के लिए मैंने वो स्टार्टिंग के अंदर अपनी वो वंशावली वाली फाइल आपको दिखाई थी, लिस्ट आपको दिखाई थी। ठीक है, ठीक है, तो 8वां शासक आपके समझ में आ ही गया। पृथक पृथक व्यक्ति मतलब कालभोज एंड बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताने वाला एकमात्र सोर्स है रणकपुर प्रशस्ति, एकमात्र सोर्स। रणकपुर प्रशस्ति वही जो रणकपुर जैन मंदिर अपने पाली के अंदर अपन को मिलती है, बाकी ये एक ही व्यक्ति है। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताने वाला कौन सा सोर्स है, किस सोर्स के अंदर ये बताया हुआ है? तो एकमात्र सोर्स है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, फिर देखते हैं उपमा। मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, किसमें? मेवाड़ में, और किसका? गुहिल वंश का। ठीक है ना। अब भैया वास्तविक है तो वास्तविक क्या करता है? मैंने 1000 बार बता रखा है कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे कुछ काम करेगा, आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे कुछ काम करेगा। ठीक है, सामाजिक या अपन जिसको बोलते हैं कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, वो इनके अंदर प्रमुख करते हैं। राजनीतिक में क्या भाई, जैसे राजधानी कहीं स्थापित करेंगे, कोई उपाधि करेंगे, आर्थिक में सिक्के चलाएंगे, कला में खास तौर पे या तो विद्वानों का संरक्षण है, या साथ में अपन देखते कोई किले निर्माण है, कोई खुद ने कोई ग्रंथ लिखा है, ऐसे। तो जो वास्तविक संस्थापक होता है वो इन 3 सेगमेंट, पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ये तीनों सेगमेंट में उनको अपन को काम मिलेगा। तो सब मिलेगा, तो ये बप्पा रावल में भी अपन को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलेंगे। आओ, ठीक है ना, कैसे मिलेंगे ये देखते हैं अपन। उपमा गोविंद, अब देखो जन्म 713 ईडर गुजरात के अंदर हुआ, कोई खास बात नहीं, ईडर अपने वही बनासकांठा के आसपास। पिता महेंद्र दित्य, तो अपन जैसे सीक्वेंस में देख रहे हैं कि भाई 8वां शासक है, तो 8वें में जैसे अपन शुरू से स्टार्ट करें तो 1 नंबर पे गुवादित्य, 2 नंबर पे भोज, 3 नंबर पे महेंद्र, 4 नंबर पे नागदित्य, 5वें नंबर पे कौन, शीलादित्य दित्य SD2, फिर 6 नंबर पे अपराजित, 7वें नंबर पे महेंद्र दित्य और 8वें नंबर पे कालभोज। ठीक है, तो 7वें पे महेंद्र दित्य, तो महेंद्र दित्य इनके पिताजी थे और उनके लड़के कालभोज या बप्पा रावल। काल 728 से 53 अभी देखा ही। समकालीन प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम NB1, ठीक है, नागभट्ट प्रथम इनके समकालीन शासक हैं, कहां के, अपने गुर्जर प्रतिहार के। और नागभट्ट प्रथम वही है जिसने, अब मैंने बताया था कि भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, मंडोर से निकलकर भीनमाल। नागभट्ट प्रथम है ये NB1, ठीक है ना। नागभट्ट द्वितीय नहीं है, नागभट्ट द्वितीय तो खुमान द्वितीय अपन पढ़ेंगे अभी इनके बाद में, प्रमुख राजा के रूप में, तब मिलेंगे अपन को। ठीक है साहब, यहां तक समझ गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया हरित ऋषि से। हरित या हरित ऋषि, ये ऋषि के गवाले थे, गवाला है ना, ऋषि का गवाला मतलब ऋषि की गायों को ये चराया करते थे वन जंगल के अंदर। अब हरित ऋषि से आशीर्वाद क्यों लिया, क्योंकि देखो यहीं पे चर्चा में आ जाती है, जैसे राजत्व का सिद्धांत है ना, ऋषि से आशीर्वाद ले लिया, इसका मतलब आम जनता को विश्वास है ऋषि में, ऋषि से अपन ने आशीर्वाद प्राप्त किया तो जनता अब जैसे ऋषि में विश्वास करती है वैसे मेरे में विश्वास करेगी। ये होती है डिवाइन थ्योरी। जैसे बलबन में मैंने आपको बताया क्या, जिल्ले इलाई पैगंबर की छाया हूं मैं, है कि नहीं है, नियाबत खुदाई पैगंबर का डिप्टी हूं मैं, ऐसे। तो हरित ऋषि से आशीर्वाद लेने का ये फायदा, राजत्व का सिद्धांत। ऋषि की ग्वाला, ऋषि गाय चरा करता था, तो ऋषि ने इनको उपाधि दी थी बप्पा रावल की, समझ गए। तो मूल नाम क्या था, मूल नाम भैया कालभोज था, ठीक है। दूसरा नाम क्या मिलता है अपन को, बप्पा रावल, BR बप्पा रावल। ये किसने दी थी उपाधि, ये हरित ऋषि ने उपाधि दी थी, ये याद रखना अपन को। और ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है, ये बताने वाला एकमात्र सोर्स है वो है रणकपुर प्रशस्ति, जो अपन को रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर मिलती है, ठीक है। ये अपन को ध्यान में देना है यहाँ तक। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, अपन हरित ऋषि देखा और बप्पा रावल देख लिया, ठीक है, देखा यहां तक। ठीक है साहब, यहां तक समझ गए, यहां आ गए। फिर अपन देखते हैं उपासक। उपासक किसके थे, मतलब हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने उपासना शुरू करी शिव और राठासर माता की, ठीक है, हरित ऋषि के कहने पर, शिव और राठासर माता, ठीक है ना, हरित ऋषि। तो हरित ऋषि से आशीर्वाद किस गुहिल शासक ने प्राप्त किया था, कालभोज या बप्पा रावल ने, और बप्पा रावल उपाधि हरित ऋषि ने इनको दी थी। फिर अपन देखते हैं इनकी अन्य उपाधियां, भाई एक उपाधि तो बप्पा रावल देख लिया अपन ने, अन्य उपाधियां अपन क्या देखते हैं, हिंदू सूरज, ठीक है ना, क्योंकि मेवाड़ डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी थी इसलिए हिंदू सूरज, राजगुरु, ठीक है, और चकवे, चकवे मतलब चक्रवर्ती, मतलब चारों दिशाओं का विजेता। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, ये किसकी उपाधियां थी, गुहिल वंश के 8वें शासक जो कालभोज या बप्पा रावल। ओके, साम्राज्य विस्तार, अब मैं बताया था नागदा में कुछ मतलब कोई न कोई राजनीतिक कार्य करेंगे तभी ये संस्थापक कहलाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नागदा, वर्तमान उदयपुर के अंदर, अपने उदयपुर में है वर्तमान में नागदा, और ये उत्तरी उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है, इसको राजधानी बनाया, ठीक है। एक बार एटलस में आप लोकेशन देखो, नागदा उदयपुर, वही उनकी छतरी आज वर्तमान में। फिर चित्तौड़गढ़ को इन्होंने जीता है ना, पराजित किया, हारा मतलब जीता है सिर्फ, है ना, वहां के शासकों को पराजित करके। तो ये सिर्फ जीतने वाला ध्यान रखो, है ना, क्योंकि राजधानी नहीं बनाया, राजधानी बनाया इन्होंने नागदा को, ठीक है, राजधानी जो लिखा हुआ। अब चित्तौड़गढ़ को जीता, तो चित्तौड़गढ़ पे कोई शासन कर रहा था, बिल्कुल साफ कर रहा था, अंतिम मौर्य शासक कौन, मानमोरी, चित्तौड़गढ़ का, है ना। चित्तौड़गढ़ पे राजा राज कर रहा था मौर्य शासक मानमोरी, वही अशोक, अपन मौर्य जो पढ़ते हैं, अशोक द ग्रेट, मौर्य सम्राट पाटलिपुत्र, उसी के ये वंशज है ना, मानमोरी को हराकर चित्तौड़ को जीता और गुहिल वंश की वहां पे, गुहिल वंश के कंट्रोल में अंदर लेके आए। लेकिन राजधानी नहीं बनाया, देखो राजधानी लिखे काटा हुआ है, ठीक है, राजधानी लिखे, ये मैंने बीच में इसमें लाइन ऐसे चला रखी है, ये अपन को ध्यान रखना है, देखो ये ना, कि राजधानी नहीं बनाई है बप्पा रावल ने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। राजधानी अपन देखेंगे जयत्र सिंह आएंगे आगे, वो बनाएंगे राजधानी चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। तो बप्पा रावल ने राजधानी क्या बनाई थी, नागदा। चित्तौड़गढ़ को केवल जीता है ना, ये पराजित, थोड़ी नीचे वाला था, ये यहां बता रहा हूं, यहाँ जीता है, राजधानी नहीं बनाई है,
और चित्तौड़गढ़ जीता किसको हरा के? मौर्य शासक मानमोरी को हरा के। तो मैं से मानमोरी, मैं से मौर्य, ठीक है। और हराया किसने? अपने बप्पा रावल, ठीक है। फिर तीसरा किसको हराया? मलेच्छों को हराया। मलेच्छों में मलेच्छ वो अरब आक्रांत था। हज्जात, जुनैद, मोहम्मद बिन कासिम, इनको पराजित किया और इनको गजनी तक खदेड़ा, है ना। अफगानिस्तान में प्रांत है गौरी और गजनी, ठीक है। तो वहां तक खदेड़ा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान तक गजनी तक खदेड़ दिया। और गजनी के राजा थे सलीम, उनको हटाया वहां से और अपने भांजे को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। किसने? अपने बप्पा रावल ने, ठीक है साहब। यहां तक समझे आप? ये बात है कब की? 738 ईस्वी, 738 ईस्वी की, ठीक है ना। यहां तक अपने को समझना है। फिर देखो इसमें अपन जैसे समझ रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान तक खदेड़ा, भाई उन्होंने चित्तौड़ पे मतलब अपने नागदा पे आक्रमण किया, उदयपुर पे, मेवाड़ पे आक्रमण किया। किसने? गजनी, मतलब मलेच्छों ने, अरब आक्रांताओं ने, जिनमें प्रमुख प्रमुख नाम कौन से हैं? हज्जात, जुनैद और कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। हज्जात, जुनैद और कासिम, इन्होंने आक्रमण किया मेवाड़ तक। तो आए कहां से थे? गजनी से आए थे, अफगानिस्तान से। तो अब देखो अफगानिस्तान से भारत आने के लिए, मतलब उदयपुर तक आने के लिए अपन पाकिस्तान से होके आएंगे। तो पाकिस्तान से होके आए ये हज्जात, अपने जुनैद और कासिम। अब इनको खदेड़ेगा जब बप्पा रावल, तो बप्पा रावल भी गजनी तक खदेड़ा, तो बप्पा रावल भी पाकिस्तान से होके जाएगा, बिल्कुल साफ जाएगा। तो बप्पा रावल ने देखा कि यार ये अटैक करते रहते हैं, तो क्यों नहीं अपन एक चौकी बनाए बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान पड़ता है, वर्तमान में पड़ता है, भूतकाल में पड़ता था, ठीक है। तो गजनी और उदयपुर से बीच में उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर चौकी स्थापित करी। कहां पे? पाकिस्तान के अंदर। और वो अपने नाम से ही उसका नाम पड़ा, मतलब अपने मिलने वालों को उन्होंने वहां एक गांव बसा दिया सैनिकों का, बप्पा रावल ने। तो खुद का नाम था रावल, और पंजाबी में अपन गांव को बोलते हैं पिंड। तो इसलिए इन्होंने एक चौकी के रूप में एक छोटा सा कस्बा स्थापित किया पाकिस्तान में, जिसको बोलते हैं रावलपिंडी। ये पाकिस्तान में पड़ता है, अपने मुल्तान में, है ना। रावलपिंडी एक्सप्रेस, सोहेल अख्तर अपन बोलते हैं ये। तो रावलपिंडी को सैन्य चौकी के रूप में इन्होंने विकसित किया। अब ये जानना जरूरी है कि ये ऐसी नौबत क्या आ गई थी। तो नौबत मैंने आपको बताया यही है, ये रहा अपने राजस्थान, ये रहा अपने पाकिस्तान, और ये रहा अफगानिस्तान। तो यहां आए गजनी, यहां आए अपने मेवाड़, इधर ये मेवाड़। तो रावलपिंडी या मुल्तान के पास अपने स्थापित करी सैन्य चौकी के रूप में। तो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी कैसे पड़ा? रावल तो आ रहा है बप्पा रावल से, उपाधि थी, हरिदृष्टि ने दी थी इनको। और पिंड, पिंडिस गांव। तो रावलपिंडी का ये संस्थापक है कौन? बप्पा रावल या कालभोज। समझ गए? 728 से 53। और ये बात है, शासक बने 728 में, 10 साल बाद की बात है। देखो शासक देखा था अभी अपन 728, 10 साल के बाद की बात है, 738 की, ठीक है। इस प्रकार बप्पा रावल व अन्य राजपूत शासकों ने भारत पर हुए प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, ये जो अभी कासिम अपने पढ़ा ना, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये क्या था? इसने 712 में आक्रमण किया था, 712 में, ठीक है। हज्जाज ने भी किया, जुनैद ने भी किया। तो ये वही मोहम्मद बिन कासिम है, इसने सिंध पे आक्रमण किया था, लेकिन फिर आगे मेवाड़ तक भी इसके सैनिक पहुंचे। ये तो सिंध में रुक गया था, लेकिन इसके आगे भी पहुंचे। तो सिंध में 712 में इसने जीत लिया था। तो बप्पा रावल ने देखा यार सिंध, मुल्तान, पाकिस्तान में देखो ना, जैसे अपने वर्तमान में अपन भारत के अंदर देखते हैं, अपने पास जैसे राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मेन 4 है, NWFP, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में था मोहम्मद दाहिर, वहां उसको मोहम्मद दाहिर को हराया था कासिम ने, मोहम्मद कासिम ने, और सबसे पहले जजिया वसूला था 712 में, ठीक है ना। जजिया सबसे पहले 712 में वसूला हुआ है, सबसे अंतिम बार 1720 में वसूला हुआ है मोहम्मद ये रंगीला ने, ठीक है ना। अपने मोहम्मद रंगीला है परवर्ती मुगल शासक, उन्होंने सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था सिंध में, ठीक है। ये चीज है। तो 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध से लेकर, मतलब जब पहला आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 तक, मतलब 480 सालों तक भारत की मुस्लिम आक्रमण से रक्षा करी। किसने? बप्पा रावल ने। क्यों? रावलपिंडी के अंदर चौकी बना दी। तो कोई ऐसा बड़ा आक्रमण नहीं हुआ 712 से लेकर 1192, छोटे मोटे होते रहे, ठीक है साहब, ऐसे। फिर अपन देखते हैं क्या कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच में। बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बनाया और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 दिल्ली का प्रथम सुल्तान नहीं था, मैंने बार बार बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश था,
ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो मलिक या सिपहसालार की उपाधि से ही रूल किया। तो ये जो अपने सैन्य एक्सपेडिशन है या सैन्य जो विस्तार है बप्पा रावल का, वो अपन को समझना है, और यही इनके राजनीतिक वाले कॉन्सेप्ट का अपन को अंदर याद रखना है। ठीक है। ठीक है, तो ये अपने राजनीतिक आदर्श के रूप में या राजनीतिक जो अचीवमेंट्स है बप्पा रावल की, वो अपन ने देखे। पहला राजधानी का है, ठीक है, नागदा को राजधानी बनाया। दूसरा चित्तौड़गढ़ को जीता है, राजधानी नहीं बनाया है, ठीक है। और किसको हराया? मानमोरी, मौर्य शासक। और तीसरा गजनी से आक्रमण करने वाले मल्लेच्छों को हराया। मतलब पहला नागदा राजधानी, दूसरा चित्तौड़गढ़ को जीता, तीसरा मल्लेच्छों को हराया गजनी तक, और चौथा रावलपिंडी को सैन्य चौकी के रूप में विकसित किया। ठीक है साहब, ये हो गए। तो नागदा देख लिया, चित्तौड़ देख लिया, गजनी देख लिया, और रावलपिंडी और जोड़ लो इसके अंदर, ये इधर माइक्रो के रूप में। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो गया अपने राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक क्षेत्र में अपन ने देखा। फिर अपन देखते हैं स्थापत्य। मैंने जैसे बताया था कि भाई वास्तविक संस्थापत्य जैसे अपन गोलियों का देखेंगे तो राजनीतिक हो गया। अब कला के क्षेत्र में अपन क्या देखते हैं? स्थापत्य। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापत्य के अंदर एक नंबर पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे? कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, कैलाशपुरी। और कैलाश किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है, तो ये शिव का मंदिर है। एक लिंग की जो अपन पूजा करते हैं शिवलिंग, वो शिवलिंग शिव जी है ना। और पाशुपत संप्रदाय का ये मंदिर है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। ठीक है, और पाशुपत संप्रदाय जो है ये शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है। आर्ट एंड कल्चर में जब वैष्णविज्म एंड शैविज्म पढ़ा उसमें बिल्कुल बहुत डीप से मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना। और लकुलिश इसके संस्थापक है पाशुपत संप्रदाय के। ये भी क्वेश्चन आता है, प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है भारत में? पाशुपत। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। ठीक है, दक्षिण भारत में उद्गम हुआ था इसका। राजस्थान में शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है ये। कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर। कहाँ है? एकलिंग, शिव मतलब कैलाश, कैलाशपुरी उदयपुर। राजस्थान में शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति, देखो ये तो मंदिर है, और मूर्ति कौन से? मूर्ति जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर में भी दिखाई थी, ये अपने गणेश टीकरी नामक जगह है नाथद्वारा राजस्थान में, जिसकी उस मूर्ति का नाम दिया गया है विश्वास स्वरूप, है ना, स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूप। शिव में आस्था रखो, विश्वास रखो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। ठीक है। और 28 नवंबर 2022 का इस विश्वास स्वरूप या गणेश टेकरी में जो मूर्ति है शिव जी की, उसका अनावरण हुआ था 28 नवंबर 2022। तो उस समय अपन कला पढ़ रहे थे, राजस्थान कला, तो मैंने सारा दिखाया था, ये उस समय की बात है। और शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, ठीक है ना, गणेश टेकरी में। और मंदिर कहाँ है? मंदिर उदयपुर में। कहने का मतलब मूर्ति तो हो गई राजसमंद में, मंदिर हो गया उदयपुर में। ठीक है, मूर्ति गणेश टीकरी नाथद्वारा राजसमंद, और मूर्ति अपने कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंग जी का मंदिर। ठीक है ना, कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है। अब वास्तविक शासक मतलब बप्पा रावल ने, और बप्पा रावल के बाद सभी गोविल वंश के शासकों ने वास्तविक शासक माना है मेवाड़ का किसको? एकलिंग जी को। राणा तो उसके बाद में है, ठीक है ना, रावल राणा सब एकलिंग जी के बाद में है। स्वयं को क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? शिव जी के। किसके? एकलिंग जी के। एकलिंग जी शिव, एकलिंग जी के, है ना। तो एकलिंग जी को वास्तविक शासक माना है। ये क्वेश्चन आता है, गोविलों ने वास्तविक शासक किसको माना है? एकलिंग जी को। स्वयं को दीवान माना है। फिर ये दीवान मतलब स्वयं राणा मतलब गोविल वंश के शासक कभी भी राजधानी छोड़ के जाते थे तो परमिशन लेते थे एकलिंग जी को, एकलिंग जी से। उस परमिशन लेने को बोलते थे आस का लेना। क्या? राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी की आज्ञा लेना होता था, उसको बोलते थे आस का लेना। ठीक है ना। तो यही है यहाँ पे क्या? डिवाइन ओरिजिन, थ्योरी ऑफ डिवाइन थ्योरी, मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन थ्योरी मतलब राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन या डिवाइन थ्योरी जो अपन बोलते हैं, राजत्व का सिद्धांत। ठीक है। तो उसमें अपने आप को सुप्रीम जैसे आपको बनाना है, तो हरित ऋषि से आशीर्वाद ले लिया आपने। दूसरा, एकलिंग जी का दीवान पुकारा अपने आप को, जैसे बलबन में बताया नियाबत खुदाई, नायब पुकारा अपने आप को पैगंबर का, है कि नहीं? तो इन्होंने भी अपने को आपको एकलिंग जी का क्या दीवान पुकारा है? पीएम पुकारा है। ठीक है, आस का लेना, परमिशन लेके उन समझाएंगे। तो राजत्व का दिव्य सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक है ना। जैसे जयपुर के शासक गोविंद देव जी की परमिशन से छोड़ते हैं, है ना। बीकानेर के शासक लक्ष्मीनाथ जी को मानते हैं। बलबन ने जिले इलाई और नियाबती खुदाई की दिया। अकबर ने फर्रे इज्दी का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सब थ्योरी ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है, राजत्व का देवीय सिद्धांत कि हमारे अंदर देवी अंश है, ऐसे है। तो बप्पा रावल में देवी अंश के रूप में अपने क्या देखा? एकलिंग जी का मंदिर बनाया और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान पुकारा। ठीक है ना। और एकलिंग जी को ही वास्तविक शासक बनाया।
अब पप्पा रावल कोई भी ऑर्डर देंगे चित्तौड़ विजय करना है, तो वो किसकी आवाज है? पप्पा रावल का ऑर्डर नहीं है, शिव जी का, एकलिंग जी का ऑर्डर है। गजनी तक खदेड़ना है, किसको? हज्जात को, जुनैद को, मोहम्मद बिन कासिम को, किसका आदेश है? एकलिंग जी का आदेश है। रावलपिंडी बसाना है, किसका आदेश है? तो कोई सैनिक चीजें नहीं करेगा कि सर उदयपुर में मन लगता था, नागदा में, अब रावलपिंडी मन, अरे नहीं, मैं थोड़ी लाया हूँ, एकलिंग जी लाए तेरे को यहाँ पे सैनिक को, ऐसे। ठीक है साहब, तो ये है। तो ये देखा अपन ने बच्चों एकलिंग जी का मंदिर। नेक्स्ट इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनाया कालिका माता का मंदिर। तो मंदिर तो नया नहीं था, मंदिर तो एक्चुअली वो था सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को कन्वर्ट किया था इन्होंने कालिका माता के मंदिर के, प्राचीनतम सूर्य मंदिर। ठीक है। 734 चित्तौड़गढ़ विजय अपन ने देखा था, 738 के अंदर तो अपन ने देखा था गजनी विजय थी, 734 में चित्तौड़गढ़ विजय। ठीक है ना, मानमोरी को हराकर जो था, मतलब मानमोरी। चित्तौड़गढ़ विजय प्राचीनतम सूर्य मंदिर था, यहाँ उसको कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट कालिका माता के मंदिर के रूप में। और ये किस शैली में बना हुआ है कालिका मंदिर? महामारू शैली। ठीक है, महामारू शैली अपन देखा तो गुजर प्रतिहार कालीन शैली, और बहुत ही सबसे पुरानी राजस्थान की शैली है महामारू शैली। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना अपन को। कालिका माता का मंदिर, तो सूर्य मंदिर को कन्वर्ट किया था किसने? बप्पा रावल ने। कहा? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद। हरिहर मंदिर बनाया इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। और हरिहर मंदिर क्या होता है? ये हरिहर जो है ना, हरिहर, हरि 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 भजन, हरि हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, तो ये विष्णु मंदिर है। तो अपन ने देखा बप्पा रावल को शिवजी में भी आस्था थी और विष्णु में भी आस्था थी। तो यही थी क्या इनकी, जो आज अपन बोलते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता नीति या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। जगत अंबिका माता का मंदिर बनाया, जगत में अंबिका माता का मंदिर बनाया, अंबा माता का ही रूप है अंबा माता। देखा था अपन ने। गोविलादित्य अपन ने देखे, उनकी माता का नाम था पुष्पावती, जो अंबा माता की पूजा करने आई थी। कहाँ? बनासकांठा में। तो ये अंबा माता का ही एक रूप है अंबिका, जिसका मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर, इसलिए उनको बोल देते हैं जगत अंबिका। ये चीज है ना, जगत उदयपुर में। और मेवाड़ का खुजराहो इसको बोला जाता है, राजस्थान का खुजराहो नहीं। राजस्थान का खुजराहो तो अपने कहाँ है? वेरी गुड, किराड़ू बाड़मेर। सास बहू का मंदिर इन्होंने बनाया नागदा उदयपुर में, राजधानी थी इनकी नागदा, प्रथम राजधानी है ना, मेवाड़ की नागदा उदयपुर। ठीक है, तो ये इन्होंने स्थापत्य के अंदर अंदर काम किए। क्या किए साहब? वापस देखें, एकलिंग जी का मंदिर बनाया कैलाशपुरी में, स्वयं को दीवान पुकारा, और एकलिंग जी को ही प्रमुख मेन शासक बनाया, स्वयं को दीवान पुकारा, परमिशन लेना, आस्का लेना। ठीक है, शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति, वो तो खैर चीज अलग है, लेकिन अपन एकलिंग जी का मंदिर देखते हैं। दूसरा मंदिर उन्होंने बनाया चित्तौड़ में कालिका माता का मंदिर। तीसरा हरिहर मंदिर, विष्णु मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, चौथा है जगत अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर में, मेवाड़ खजुराहो में। पांचवा सास बहू का मंदिर अपने उदयपुर के अंदर, नागदा उदयपुर राजधानी के अंदर। ठीक है साहब, तो ये चीज अपन को देखनी है। तो देखो ज्यादातर चीजें देखो उदयपुर में ही आ रही है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, हरिहर मंदिर उदयपुर में, जगत अंबिका उदयपुर में, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर में। केवल एक कालिका माता का मंदिर कन्वर्ट किया हुआ, वो बनाया नहीं था, सूर्य मंदिर को कन्वर्ट किया था चित्तौड़। तो कहने का मतलब बप्पा रावल को चित्तौड़ में इंटरेस्ट नहीं था, ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? नागदा उदयपुर में। अच्छा, क्योंकि एकलिंग जी का मंदिर वही बना जगत उदयपुर है कि नहीं, सॉरी अपने कैलाशपुरी उदयपुर, और विष्णु मंदिर वही बना। ऐसे हरिहर मंदिर विष्णु मंदिर वही बना, अपने अंबिका माता का मंदिर भी वही बना उदयपुर में, जगत उदयपुर में। ठीक है ना, और सास बहू मंदिर भी नागदा उदयपुर में, राजधानी में बना। तो ऐसे अपन ने देखा इनका ये कला के अंदर जो इनका योगदान है। फिर अपन बप्पा रावल का देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, क्योंकि देखो संस्थापक है तो सब में करेगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के, कितने? 115, और ग्रेन है ना, प्रथम गुहिल शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए, मतलब मुद्रा के रूप में, मुद्रा का चलन करने वाला प्रथम गुहिल शासक अपने बप्पा रावल। और सोने सिक्के कैसे चलाए? किस धातु के? सोने के। जैसे इल्तुतमिश में अपन ने देखा था टंका और जीतल दो चलाए, टंका था चांदी का, जीतल था तांबे का। ऐसी बप्पा रावल ने सिक्का चलाया किसका? सोने का, जो कि 115 ग्रेन का था। अब आप बोलो सर ये ग्रेन क्या है? ग्रेन का मतलब वही अनाज, गेहूं। तो उस समय गेहूं की वैल्यू, आज तो अपन देखते हैं कि हरित क्रांति से इतना नॉर्मल हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उस समय उगाना गेहूं बहुत बड़ी चीज थी। तो गेहूं का एक दाना, ठीक है, एक ग्रेन बोलते थे उसको। तो 115 ग्रेन मतलब गेहूं के 115 दानों के समान वजन था उसके अंदर, ये था ग्रेन। 10 ग्रेन का जैसे बोलते हैं तो गेहूं के 10 दाने, तो ग्रेन मतलब गेहूं का दाना। ठीक है, उससे तुलना होती थी कि इसमें कितना वजन है। ठीक है, तो 115 ग्रेन मतलब गेहूं के 115 दाने के समान वजन था इस एक सोने के सिक्के में। नंदी, बोप व त्रिशूल इस पर अंकित था। नंदी, बोप मतलब शिव, नंदी मतलब शिव का वाहन,
और त्रिशूल मतलब शिव जी का अपने जो अस्त्र देखते हैं वो। और ग्रेन गेहूं के दाने के समान वजन होने के कारण इनकी ग्रेन में इकाई 30 होने की स्थिति। मृत्यु कब हुई? 1753 में हुई। काल वैसे मैंने बताया था 728 से 753 है, 1753 बोल गया, सॉरी 753 है ना, 728 753, ठीक है। और छतरी कहाँ बनी हुई है? नागदा उदयपुर के अंदर। राजधानी भी नागदा ही थी, तो इसलिए छतरी भी वहीं बनी हुई नागदा उदयपुर के अंदर। और नागदा को इन्होंने राजधानी बनाया था। और नागदा में अपन देखते हैं सास बहू मंदिर है, ठीक है। अंबिका माता का मंदिर जगत में है, ओके। हरिहर मंदिर अपने उदयपुर कैलाशपुरी उदयपुर, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और एकलिंग जी का मंदिर अपने कैलाशपुरी उदयपुर, ठीक है। तो स्थापत्य में सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब उदयपुर में, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़ में, समझ गए साहब। तो छतरी होगी नागदा में। आर्थिक में अपन ने देख लिया। तुलना, फ्रांसीसी सेनापति से इनकी तुलना की गई है, ठीक है। फ्रांसीसी सेनापति से इनकी तुलना करी है। और वो फ्रांसीसी सेनापति कौन था? चार्ल्स मार्टेल था, ठीक है। चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति था। उनकी तुलना करी है बप्पा रावल से, और करी किसने? सीबी वैद्य ने। चिंतामणि मतलब चिंतामणि विनायक वैद्य, मराठी इतिहासकार है ऐसे, ठीक है। तो नेपोलियन से तो समुद्रगुप्त की तुलना अपन करते हैं, गुप्त शासक। ऐसे फ्रांसीसी जो सेनापति हुए चार्ल्स मार्टिन, उससे तुलना किसकी करी? बप्पा रावल की। किसने? सीवी वैद्य ने, मराठी इतिहास। ऐसे अपन को समझना। और मराठी इतिहासकारों क्या पढ़ी थी? मराठी इतिहासकारों इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मराठा में अपन देखते शिवाजी, उन्होंने अपने आप को गुहिलों का वंशज बताया, इसलिए। तो मराठी इतिहासकारों की इसलिए रुचि है मेवाड़ में, समझ गए? ये चीज है। फिर क्या है साहब? ये दो मतलब 2 का वर्ग 4, फिर 16, फिर 16 का अपन देख रहे डबल 32, फिर 35, 12.72। ये क्या है साहब? ये देखो, वह एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देता था, 4 बकरों का भोजन करता था एक दिन में, 16 हाथ का दुपट्टा था, 35 हाथ की धोती थी, 32 मन की खड़क थी, और सेना में 12,72,000 सैनिक थे। तो यही है, 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, 35 हाथ की धोती, और 12.72 सैनिक की। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, लेकिन इससे अपन इनकी विशालता सोच का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना चार्ल्स मार्टेल बोल दिया सीवी वैद्य ने। तो सैनिक अभियान अपन ने देखे, गजनी तक खदेड़ा, है कि नहीं है। और रावलपिंडी बसाया, राजधानी नागदा। स्थापत्य में देखो, एकलिंग जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ जीता, आर्थिक सुधार, सोने का सिक्का 115 ग्रेन का, ऐसे। और खुद इतने बलशाली। अब आप देख लो, जो 2 भैंसों की बकरी बलि, 2 भैंसों की बलि एक साथ दे दे, वो 4 बकरों का मीट पर डे। तो आप सोच लो अब क्या है 32 मतलब, और 16 अपने दिख रहा है ना, ये 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, 32 मन की खड़क हाथ में झेलना, अपने आप में मतलब बहुत ही बलशाली ये है। ऐसे इनकी तुलना सारा हर क्षेत्र में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य कला और पर्सनैलिटी के हिसाब से कदकाठी से इनकी तुलना की गई चार्ल्स मार्टिन से, बप्पा रावल, ठीक है। ये था। फिर अपन नीचे देखते हैं, देखो ये बप्पा रावल का, इधर अपन जैसे देख रहे हैं, ये फोटो मैंने आपको पहले बता रखी है, देखो ये बप्पा रावल है, ठीक है। इधर अपन देख रहे हैं ये आकाश में हरित ऋषि से आशीर्वाद ले रहे हैं, ये गाय चराते, देखो हरित ऋषि की गाय चराते हुए। ये नीचे राटासर माता अपन देख रहे हैं, ये गाय चराते हुए अपने हरित ऋषि की। हरित ऋषि ने इनको बोला था कि तुम शिव जी के और राटासर माता के उपासक बन जाओ, राटासर। तो राटासर माता के उपासक बन गए, और शिव जी की इन्होंने पूजा करी, एकलिंग का मंदिर बनाया कैलाशपुर उदयपुर के अंदर। ऐसे है, आकाश में से हरित ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं बप्पा रावल को, और हरित ऋषि ने इनको उपाधि दी थी किसकी? मतलब बप्पा रावल की। और मूल नाम क्या था? कालभोज था, ठीक है, ये समझना। ये कालिका माता का मंदिर अपने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर था मूल रूप से, तो ठीक है, इसको कन्वर्ट किया था कालिका माता के मंदिर के रूप में 734 में। किसको हराया था? मानमोरी को हराया था, ऐसे, ठीक है साहब। ये अपने बप्पा रावल थे, ठीक है। फिर बप्पा रावल में अपन रिवीजन करें जैसे, तो भाई क्या बताया मैंने, रिवीजन के रूप में देख लो। अब यहां से देख लेते रिवीजन इससे करेंगे। क्या लिखा? एक मिनट थोड़ा जूम करो। रिवीजन इससे करेंगे, ये माइक्रो ऐसे कैसे उतार लेना। कालभोज इनका मूल नाम था। रणकपुर प्रशस्ति एकमात्र है जिसमें कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने हरित ऋषि का आशीर्वाद लिया, शिव जी और राटासर माता की उपासना श्री करी, और हरित ऋषि ने ही इनको बप्पा रावल की उपाधि दी। शिव जी और राटासर माता की उपासना चालू करी। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे इनकी उपाधि थी, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। नागदा को राजधानी बनाया। साम्राज्य विस्तार में देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ जीता, मानमोरी को हराकर
तो सॉरी 734 में, ठीक है ना। गजनी से जो आक्रमण करता थे कौन, हज्जाज, जुनैद और मोहम्मद बिन कासिम, उनको गजनी तक खदेड़ा और रावलपिंडी नाम की एक सैन्य चौकी उन्होंने बनाई, ठीक है ना। कालिका माता का मंदिर, सूर्य मंदिर था, कालिका माता का मंदिर बनाया, एकलिंग जी का मंदिर उन्होंने अंदर बनाया कैलाशपुरी उदयपुर में, हरिहर मंदिर विष्णु मंदिर अपने कैलाशपुरी उदयपुर में, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, तो जगत अंबिका मेवाड़ का खुजराव, और सास बहू का मंदिर अपने अपने नागदा उदयपुर में। सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के, ठीक है। नागदा को राजधानी बनाया था, और नागदा में इनकी क्या है, छतरी है, ठीक है। चार्ल्स मार्टेल ने इनकी मतलब सीवी वैद ने इनकी तुलना फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स मार्टेल से करी है। ये 2, 4, 16, 32, 35 समझ ही गए। 2 भैंसों की बलि एक साथ, 4 बकरों का भोजन एक दिन में, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, 35 हाथ की धोती और 12.72 सैनिक। हाथ मतलब ये इतना एक हाथ, ठीक है साहब। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अभी रणकपुर प्रशस्ति, बप्पा रावल की जानकारी का स्रोत क्या है, रणकपुर प्रशस्ति, ऐसे अपने को समझना, ठीक है। ये चीज थी, तो दिस वाज बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं शासक जो बनेंगे, ये है अलहट, ठीक है ना। अलहट 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 का क्या अपन देखते हैं, ये तो माइक्रो है, ये तो माइक्रो है, आगे देखेंगे अपन। शासक बने 1951 से 1971 में, अन्य नाम था आलू रावल, अलहट या आलू रावल। राजधानी क्या थी, राजधानी इन्होंने बनाई आहड़ या उदयपुर को। अजी साहब इससे पहले अपन देख रहे थे सर राजधानी बन गई थी नागदा, साहब बिल्कुल बन गई थी, तो नागदा तो बनाई थी बप्पा रावल ने, ठीक है। अब ये दूसरी राजधानी बनेगी आहड़। आहड़ को राजधानी कौन बनाएगा, ऐसे आहड़ और ऐसे अलहट, ऐसे ये याद रखना है राजधानी अपन को, ठीक है ना। कहीं आप चित्तौड़ चिपका दो, नहीं चित्तौड़ तो तीसरी राजधानी जो जयत्र सिंह बनाएंगे। तो अभी तक कितनी राजधानियां बन गई मेवाड़ की, गुहिलों में 2, एक तो नागदा और दूसरी अपने वेरी गुड आहट, आलू रावल है ना। आहट उदयपुर, आहट उदयपुर गुहिलों की दूसरी राजधानी, प्रथम क्या थी, नागदा थी, जो BR बप्पा रावल ने बनाई थी। कालभोज मूल नाम था, हारित ऋषि ने उपाधि दी थी बप्पा रावल की। अलहट जो है, अलहट की जानकारी के अपने जो स्रोत हैं वो 2 प्रशस्तियां हैं। कौन सी प्रशस्तियां हैं, सारणेश्वर प्रशस्ति और आठपुर प्रशस्ति। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था SD2 शिलादित्य द्वितीय, तो उसकी कौन सी प्रशस्ति, सांबोली प्रशस्ति या सांबोली अभिलेख है ना, बताया था भूमट, ठीक है क्या, जीतक मेहता। तो ऐसे अपन देखते हैं स्रोत, क्या सारणेश्वर प्रशस्ति और आठपुर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति देखते हैं, काल 953, प्राप्ति स्थल है आहड़ स्थित शिव मंदिर से प्राप्त है ना। आहड़, और आहड़ ही तो राजधानी थी, तो वहां शिव मंदिर बनाया इन्होंने, वहीं से प्रशस्ति मिली है, ठीक है, शिव मंदिर से। और स्वर जिनमें भी आता है ना वो सारे शिव मंदिर होते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपन ने देखी है, और मैं आपको समय समय बताता रहूंगा, ठीक है। सारणेश्वर प्रशस्ति आहड़ से प्राप्त हुई है और अलर्ट की जानकारी देता है। ये सारणेश्वर प्रशस्ति बताती है कि इनकी माता का नाम महालक्ष्मी था, ठीक है साहब, इनकी पत्नी का नाम हरिया देवी था, ये बताती है सारणेश्वर प्रशस्ति, ठीक है ना। ये इतना बताती है, एक है ना, देखो एक मिनट है ना, देखो ये जो चीज है ना इसमें आप इतना ही लिखो, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया, देखो माता महालक्ष्मी थी, पत्नी हरिया देवी थी, ये यहां से काटना, ठीक है ना। ये अभी नीचे नीचे लिखाएंगे अपन। सारणेश्वर प्रशस्ति तो सिर्फ इतना ही बताती है कि इनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और इनकी पत्नी का नाम हरिया देवी था, ठीक है। इनकी माता राष्ट्रकूट, मतलब राष्ट्रकूट का ही परिवर्तित मतलब अभ्रंश रूप है राठौड़, राष्ट्रकूट धीरे धीरे राष्ट्रकूट कूट कूट वो राठौड़ बन गया, ठीक है ना। तो इनकी माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट राजकुमारी थी। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये जानकारी हमें जो अपन दूसरी प्रशस्ति ना आठपुर प्रशस्ति उससे मिलती है। सारणेश्वर प्रशस्ति बताती है माता का नाम लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी और पत्नी का नाम हरिया देवी, और इनकी पत्नी जो थी वो हूण राजकुमारी थी, जो कि अब हूण कौन थे, हूण विदेशी आक्रांता थे, ठीक है ना। तो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया राजस्थान का। ये जानकारी हमें कौन देता है, ये जानकारी आठपुर प्रशस्ति देती है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूं बार बार कि सारणेश्वर प्रशस्ति सिर्फ इतना बताती है कि माता का नाम महालक्ष्मी है, पत्नी का नाम हरिया देवी। अब एडिशनल जानकारी ये वाली कि इनकी माता राठौड़ राजकुमारी थी और इनकी पत्नी हूण राजकुमारी थी, ये जानकारी कौन देता है, ये आठपुर प्रशस्ति देती है, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये समझना आपने को। फिर क्या है, इनके पुत्र का नाम था नरवाहन, किसके, अलहट के, और अलहट की मां का नाम महालक्ष्मी और पत्नी का नाम हरिया देवी, तो अलहट और हरिया देवी की संतान का नाम नरवाहन,
मंदिर व गोष्ठिक। देखो मंदिर आहड़ में वरा मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, और वरा मंदिर को दान देने वाले को बोलते हैं अपने गोष्ठिक। जैसे अभी अपन ने SD2 में पढ़ा था शिलादित्य द्वितीय के अंदर की मेहतर क्या होते हैं, व्यापारियों का समूह का प्रमुख जो होता है मेहतर, जेतक मेहतर है ना। दान देने मंदिरों को दान देने वाले को गोष्ठिक बोलते हैं। तो गोष्ठिकों का उल्लेख है किसमें, सारणेश्वर प्रशस्ति में। तो सारणेश्वर प्रशस्ति में माँ का उल्लेख, माँ का नाम है, पत्नी का नाम है, बेटे का नाम है नरवान, माँ महालक्ष्मी, पत्नी हरिया देवी, बेटा नरवान, और गोष्ठिकों का नाम का उल्लेख है हरिहर मंदिर। शिव मंदिर भी बनाया और विष्णु मंदिर भी बनाया। देखो मंत्रियों और नौकरशाही का उल्लेख है सारणेश्वर प्रशस्ति में, बहुत उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही, आप सब नौकरशाही का तो हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जैसे साहब बनना चाहते हैं सभी। साल लाद वो नहीं गाना है वो, अरे देखो मैं तो साहब बन गया, है ना, कुछ है बोल ऐसी है क्या, अरे साला देखो मैं तो साहब बन गया, कुछ ऐसे है ना, तो साहब बन गया। तो सैसे साहब और सैसे सारणेश्वर, ठीक है। तो सारणेश्वर प्रशस्ति में उल्लेख है नौकरशाही का, साहब का, सा बराबर सा कर दो, ठीक है, ऐसे यहाँ आता है क्वेश्चन। मंत्रियों या नौकरशाही का उल्लेख करने वाला प्रशस्ति कौन सी है, साहब, साहब मतलब सारणेश्वर। इसमें क्या मंत्रियों का उल्लेख है, जैसे अमात्य मंत्रियों का लिए शब्द, संधि विग्रह जो संधि करवाएगा, अक्षपटलिक जो इनकम एक्सपेंडिचर का ध्यान रखता था, आय व्यय का, बंदीपति ये बाढ़ के जो इतिहास लिखते थे, विषादिराज जो मेडिसिन औषधियों का जो ज्ञान रखते थे, ऐसे। तो मंत्रियों का उल्लेख है। तो ये नौकरशाही है, इनको तनख्वाह मिलती थी, इनको क्या क्या डिपार्टमेंट दे रखे थे, नौकरशाही का उल्लेख किसमें, सारणेश्वर प्रशस्ति में। और नौकरशाही का जनक कौन है, जब अपन राजस्थान हिस्ट्री में देखते हैं तो कौन, अलहट, ठीक है। अलहट मैंने कला संस्कृति पढ़ रहे थे, अलहट, हट जाओ अलहट, मुझे पढ़ने दो, साहब बनना है, हट अलहट, ठीक है। तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति साहब बनने का उल्लेख है। फिर अपन दूसरी देखते हैं इनसे संबंधित प्रशस्ति है आठपुर प्रशस्ति। काल है 977, कोई खास बात नहीं, लेकिन शासक का उल्लेख है शक्ति कुमार, है ना, शक्ति कुमार का उल्लेख है। गुहिल से लेकर शक्ति कुमार तक की वंशावली है इसके अंदर, ठीक है। शक्ति कुमार मैं लिस्ट में भी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। और गुहिल से लेकर, गुहिल कौन, गुहादित्य से लेकर शक्ति कुमार तक, इसमें बीच में इनका भी उल्लेख है, किसका, अलहट का। आठपुर प्रशस्ति जो है ना, यही अपन को बताती है कि अलहट की माता जो थी ना महालक्ष्मी, वो राष्ट्रकूट राजकुमारी थी। भाई सारणेश्वर प्रशस्ति तो सिर्फ इतना बताती है कि अलहट की मां का नाम महालक्ष्मी था, परंतु ये जो माता थी महालक्ष्मी, ये राष्ट्रकूट राजकुमारी, राष्ट्रकूट या राठौर राजकुमारी थी, ये जानकारी अपन को आठपुर प्रशस्ति मिलती है। सारणेश्वर प्रशस्ति सिर्फ इतना बताती है कि अलहट की वाइफ का नाम हरिया देवी था, परंतु अतिरिक्त जानकारी कि हरिया देवी हूण राजकुमारी थी, ये जानकारी कहां से मिलती है अपन को, आठपुर प्रशस्ति, ठीक है। ये हरिया देवी हूण राजकुमारी, ये और अंतरराष्ट्रीय विवाह वो है ही, तो अंतरराष्ट्रीय विवाह यहाँ लिखा ऐसे है ये। तो ये दो प्रशस्तियां हैं अपनी, किसकी, अलहट की, सारणेश्वर और आठपुर प्रशस्ति, आठपुर, ठीक है। ये तो सारणेश्वर में साहब की बात है, नौकरशाही की बात है, ठीक है, अलहट। और इनका दूसरा नाम अपन देखते हैं आलू रावल, ठीक है, अलहट आलू रावल, ये देख लेते हैं रिवीजन। अब रिवीजन में यहां से कराता हूं। आलू रावल इनका दूसरा नाम है। आहड़ को इन्होंने क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाया। सारणेश्वर प्रशस्ति और आठपुर प्रशस्ति इनका है। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 की है, ठीक है। और सारणेश्वर प्रशस्ति में ये है कि भाई शिव मंदिर इन्होंने आहड़ में निर्माण कराया, ठीक है, और वरा मंदिर भी बनाया। और वरा मंदिर में ये बताया कि जो दान जो देते थे, दान करता उनके नाम का उल्लेख है, दान करताओं का, गोष्ठिक बोलते हैं दान करता को। और नौकरशाही का उल्लेख सारणेश्वर प्रशस्ति में। तो दान दे रहे हैं नौकरशाही, तो दान का मतलब पैसे, अब नौकरशाही साहब को पैसे भी तो मिलेंगे ऐसे। तो दान का और नौकरशाही का उल्लेख सारणेश्वर प्रशस्ति। आठपुर प्रशस्ति 970 की आहड़ से मिली है। अभी राजधानी आहड़ थी तो आहड़ से मिलेगा सब कुछ। माता का नाम महालक्ष्मी, जो कि एक राठौर राजकुमारी थी, ये हरिया देवी है ना, वाइफ हरिया देवी थी, लेकिन वो हूण राजकुमारी थी, ये बताइए आठपुर प्रशस्ति ने। हर्षपुर नामक शहर बसाया, ये हर्षपुर लिख लेना अलग, आहड़ के पास। और नरवाहन इनके पुत्र का नाम है, ठीक है। ये नरवाहन या सारणेश्वर प्रशस्ति में लिखना है ना। तो सारणेश्वर में तो नाम है, और आठपुर में माँ पत्नी कौन कौन थे ये उल्लेख। और नौकरशाही में क्या क्या देखा, अमात्य देखा, संधि विक्राग देखा, अक्षपटलिक, अक्षपटलिक मतलब आया गया कितना पैसा, अक्षपटलिक, ठीक है, अक्षपटलिक है, विषादिराज है, इन सब का, ठीक है। तो ये था अपने किसके बारे में, अलहट के बारे में जानकारी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, एक तो नौकरशाही वाला और एक दूसरी राजधानी किसने बनाई, अलहट ने। किसको बनाई, आहड़ को बनाई। ऐसे अलहट ऐसे आहड़ याद रखना, ठीक है साहब। ये बंदीपति वो भूल गया था मैं। अब नेक्स्ट अपन शासक देखते हैं रण सिंह।
है ना। रण सिंह ये गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। गुहिल वंश बोल रहा हूँ, मेवाड़ नहीं बोल रहा हूँ, गुहिल वंश का अंतिम शासक, ठीक है ना। गुहिल वंश के ये अंतिम शासक है। अंतिम शासक क्यों है? क्योंकि पहले तो काल देख लो 1158 से 63। अंतिम शासक क्यों? क्योंकि इनके समय विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। क्या कि जो गुहिल शाखा चली आ रही थी वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। दो भागों में, एक भाग तो एक शाखा तो कहलाएगी चित्तौड़ से जो रूल करेगी, एक जो मेवाड़ से रूल करेगी, ठीक है ना, सिसोदा गांव से, ठीक है। तो रण सिंह के बेसिकली दो पुत्र थे। रण सिंह के बेसिकली दो पुत्र है, क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह चले गए चित्तौड़ में और रावल उपाधि ले ली, और राहब जो रह गए अपने सिसोदिया गांव में और राणा की उपाधि ली, राणा या महाराणा राहब, है ना, ऐसे है। तो क्षेम सिंह तो चित्तौड़ चले गए और रावल उपाधि उन्होंने ली, राहब मेवाड़ में रह गए और वो सिसोदिया कहलाए। तो ऐसा आप बोला करो, राणा राहब सिसोदिया, यूं याद कर लो आप, तो राणा राहब सिसोदिया, ऐसे याद करो, सारा याद हो जाएगा। राणा राहब, है ना, सिसोदिया सिसोदा गांव मेवाड़ से उन्होंने अपनी सीट बनाई, ठीक है साहब। ये इसके अंदर ये मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है ना। क्षेम सिंह ने चित्तौड़ चला गया, रावल शाखा के संस्थापक रहे वो, ठीक है ना। रावल शाखा में आएंगे और अपने रतन सिंह पद्मनी, और राहब मेवाड़ में रह गए और वहां राणा शाखा या सिसोदिया शाखा को उन्होंने वहां से चालू किया। काल ये क्षेम सिंह में बता रहा हूँ, क्षेम सिंह ये सॉरी ये ऊपर है ना माइक्रो लिखा हुआ था, चीज तो यहाँ लिखी हुई है। क्षेम सिंह जो थे, क्षेम सिंह मतलब रण सिंह के दो बेटे, क्षेम सिंह चित्तौड़ चले गए, रावल शाखा स्थापित करी, राहब मेवाड़ी रहे और वहां राणा शाखा की स्थापित करी, और मेवाड़ के ये सिसोदिया गांव में रहे, तो इन राणाओं को सिसोदिया भी बोलते हैं। राणा महाराणा बात एक ही, ठीक है। तो ये डायग्राम अपन कैसे बन जाएंगे भाई? रण सिंह के दो बेटे रह जाएंगे, है ना, दो बेटे हो जाएंगे, दो बेटे। एक अपन देख लेंगे क्षेम सिंह, ठीक है ना, क्षेम सिंह जो कि रावल जो कि चित्तौड़, ठीक है। दूसरे बेटे हो जाएंगे कौन? अपने राहब, ठीक है, और उपाधि लेंगे राणा महाराणा, और सिसोदिया से ये रूल करेंगे। सिसोदिया गांव ये मेवाड़ में उदयपुर में पड़ता है। तो रण सिंह इसलिए गुहिल शाखा के आखिरी थे, मेवाड़ के नहीं। ऐसे इसके बाद अपन दो देखेंगे, चित्तौड़, पहले चित्तौड़ देखेंगे सेम, उसके बाद अपन देखेंगे रावल शाखा, राणा रावल, ठीक है, ऐसे। तो क्षेम सिंह तो रावल शाखा के संस्थापक हैं, और राणा राहब जो है वो राणा शाखा के संस्थापक है। ऐसे याद रखो, क्षेम सिंह और राहब याद रखो, क्षेम और राहब, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहां से तो आगे तो रावल शाखा आ जाएगी, क्षेम सिंह अपन पढ़े रावल शाखा के जनक, ठीक है ना। इससे पहले यहां आगे बढ़े, मैं आपको एक बार वो वंशावलियां दिखाता हूं, है ना। ये देखो, ये वंशावलियां, ये देखिए अपन ने बप्पा कालभोज बप्पा रावल तक देख लिया, 8वां, ठीक है ना। कालभोज के बाद अपन ने देखे अगले शासक देखे थे अलहट, है ना। लेकिन अलहट से पहले एक शासक यहाँ पे देखे यूं लिखे हुए खुमानदित्य, या बीच में ऐड कर लेना। ये मैंने आप गुजर प्रतिहार जब पढ़ रहे थे ना खुमानदित्य, तब मैंने बताया था, तब मैंने क्या बताया था कि नागभट्ट दित्य के समय चित्तौड़गढ़ पे शासक थे खुमानदित्य, और उस समय चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था मलेच्छ शासक मामू का। तो मामू मलेच्छ को पराजित किया था खुमानदित्य ने, लेकिन किसकी मदद से? नागभट्ट गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट। तो दित्य की मदद कर रहा है, एक दित्य तो कुमार है, एक दित्य नागभट्ट, ऐसे, ठीक है साहब। ऐसे गुजर प्रतिहार शासक था नागभट्ट, मामू मलेच्छ को हराया था। चित्तौड़गढ़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण मामू मलेच्छ का हुआ था कुमारदित्य के समय, और गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट के सहयोग से मामू पराजित हुआ, ठीक है। तो कुमारदित्य और नागभट्ट ने एक मिलकर मामू मलेच्छ को पराजित किया। फिर अपन देख रहे हैं, देखो ये शासक अलहट, ये नौकरशाही, सांडेश्वर और आठपुर प्रशस्ति अपन ने इसके अंदर देखा, और राजा प्रकाश तक ये वर्णन देता है, ठीक है ना, ऐसे है ये। फिर अपन देखते हैं शक्ति कुमार तक। शक्ति कुमार देखो, शक्ति कुमार है ना, शक्ति कुमार के समय देखो क्या खास बात है। देखो शक्ति कुमार की जो अपन खास बात देखते हैं, मालवा के भोज शासक भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, है ना। और त्रिभुवन जो त्रिभुवन उपाधि थी भोज परमार की, है ना। भोज परमार वही 1010 से 1060 तक जो उन्होंने रूल किया परमार मालवा पे, ठीक है। तो भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन, तो उसने त्रिभुवन परमार का मंदिर बनाया चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था, और वर्तमान में इसको मोकल मंदिर बोलते हैं। अपन जब राणा पढ़ेंगे ना सिसोदिया शाखा, तो उसमें आएंगे मोकल, राणा मोकल, जिनके पुत्र थे कुंभा, है ना। मतलब ये यूं है, राणा लाखा के पुत्र थे मोकल,
मोकल के पुत्र थे कुंभा, ऐसे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोकल मंदिर है ना, मोकल, और मोकल के समय इसका नाम था समदेश्वर मंदिर, समदेश्वर मंदिर। तो समदेश्वर मंदिर को नाम, समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल कराएंगे तो उस मंदिर को अपन बोल देते हैं मोकल मंदिर। ठीक है ना, ऐसे याद रखना अपन को। ठीक है, ये शक्ति कुमार है यहाँ। ठीक है, फिर अपने अगला शासक यहाँ पे देखा था अपन ने, 1 मिनट को, ये हो गए, ये शक्ति कुमार देख लिए। फिर ऐसे ये चलते आ रही है, फिर ये रण सिंह आए, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो रण सिंह, है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे रण सिंह। तो देखो रण सिंह 1158 से 65 गुहिल राजवंश का विभाजन हो गया है। इन्हीं के शासनकाल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रथम शाखा तो कौन, रावल शाखा। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने रावल शाखा निर्माण कर मेवाड़, मतलब चित्तौड़ पर रूल किया है ना, मेवाड़, चित्तौड़ मेवाड़ का हिस्सा था, तो मेवाड़ के रूप में चित्तौड़ पर शासन किया। और द्वितीय रण सिंह के दूसरे पुत्र राव ने राणा शाखा का निर्माण कर सिसोदिया उदयपुर ठिकाने की स्थापना करी, ऐसे राणा शाखा, है ना। ये आ गए अपने क्या, रण, रैसे रण, रणभेदी विभाजन, है ना, तू तेरे में मेरे, रण क्षेत्र में कौन, रण क्षेत्र में किनको लिया अपने, शेम सिंह को और राहब सिंह को, तो राणा राहब और शेम रावल। ठीक है साहब, फिर यहां से रावल शाखा चालू हो जाएगी। ये देखो रावल शाखा का शेम सिंह, ये आ रहे हैं रतन सिंह, वही पद्मनी वाला रावल शाखा में। 1 मिनट, थोड़ी सी, है ना, ये रतन सिंह अपने पद्मनी वाले। ठीक है, फिर यहाँ पे अंत हो जाएगा अपने रावल शाखा का। फिर अपन देखेंगे राणा सिसोदिया, ठीक है ना, मतलब राणा जिन्होंने सिसोदिया रूल किया, वो शाखा आ जाएगी। तो राहब आ रहा है, रहब राहब, ये फिर रहब राहब में आएंगे अपन, जैसे देखेंगे संस्थापक रहब राहब, और ये इसमें इंपॉर्टेंट, ये राणा हमीर, विषम घाटी पंचानन। यहाँ से बल राहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर चालू कहानी होगी यहाँ हमीर से, हमीर, फिर क्षेत्र सिंह, ऐसे लाखा, अभी आ रहा है देखो लाखा, और फिर ये मोकल जो अभी अपन ने पढ़ा था, समदेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर, ये तो लाखा के पुत्र मोकल, मोकल के पुत्र कुंभा, ऐसे ही चलेगा आगे सिस्टम। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को ध्यान देना है ये। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना है सारा। फिर कुंभा के बाद मेन स्टॉप आएंगे सांगा, फिर महाराणा प्रताप के बाद अपन सारे देखेंगे, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, सारे ये ऐसे, ये लिस्ट ये चलेगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने गुहिल वंश के शासक देखे। ठीक है ना, स्टार्ट करा अपन ने गुहिलादित्य से और एंड किया अपन ने रण सिंह तक। तो गुहिल वंश के शासक तो काफी है, लेकिन अपन ने मेन 4 देखे हैं। कौन कौन से, गुवादित्य, सबसे पहले गुवादित्य, देन HD2 शिलादित्य सेकंड, फिर अपन ने बप्पा रावल देखे। बप्पा रावल के बाद एक कुमारदित्य, मैंने सिर्फ यहाँ दिखाया आपको, तो आप मेन लिस्टों में लिख लेना, वही नागवट दित्य, मामू मलेश, और 4 हो गए, मतलब गुवादित्य, शिलादित्य HD2, शिलादित्य सेकंड, देन अपने बप्पा रावल तीसरे, चौथे अपन ने देखा कुमारदित्य को, और 5वां अपन ने देखा अल्हट। आहट को जो राजधानी अल्हट ने बनाया, सारणेश्वर प्रशस्ति, है ना, नौकरशाही का उल्लेख, और 8 को प्रशस्ति, ऐसे। तो ये 5 शासक अपने गुहिल वंश में देखे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे रावल शाखा, चित्तौड़ से रूल करने वाले। ठीक है ना, रावल शाखा के संस्थापक क्षेम सिंह से अपन शुरुआत करेंगे। ओके।